नीति राजनीति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की राजनीति में हमारे साथ है भारी बहुजन महासंघ के जो फाउंडर हैं और इस समय राष्ट्रीय नेता के रूप में पूरे देश में भारी बहुजन महासंघ को खड़ा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ऐसे राष्ट्रीय नेता एडवोकेट प्रकाश उर्फ बाला साहब अम्बेडकर। आपको एक बात बता दें, एडवोकेट प्रकाश उर्फ बाला साहब अम्बेडकर यानी भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के पोते हैं और इस समय पूरे देश में एक अम्बेडकराइट्स पॉलिटिक्स को खड़ा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आज की राजनीति बाला साहब के साथ। जय भीम, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपने भारी बहुजन महासंघ को खड़ा किया है, उसको जन्म दिया है। भारी बहुजन महासंघ और रिपब्लिकन पार्टी जिसका ढांचा बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बनाया, इसमें कितना फर्क महसूस करते हैं आप? ये आइडियोलॉजी तो हम लोग बाबा साहब की लेके चल रहे हैं जी। विचारधारा भी हम लोग वही लेके चल रहे हैं उसमें। आरपीआई जो एक आम आदमी की पार्टी होनी चाहिए थी जी, वो हो नहीं सकी, एक जाति तक ही सीमित रही और उसके जो नेता थे उनकी सोच भी एक सीमित दायरे तक थी और इसलिए पार्टी का जो है वो बढ़ना मुश्किल था। बाबा साहब ने इंसानियत जगाने की बात कही थी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर यही इंसान तक संदेश पहुंचाने की बात जब थी, तब ये जो नॉमेनक्लेचर होता है, नाम जो होता है, वो अड़चन हो गई थी। तो अड़चन थी, मैंने जैसे कहा कि नेताओं की मौजूदगी से, जी जी, उनके व्यवहार से, उनके वक्तव्य से और उनके आचरण से इसमें इंसानियत तक पहुंचने के लिए अड़चन थी। और इसलिए हम लोग ने ये सोचा कि ये अगर निकलना है तो भारी बहुजन महासंघ, भारतीय रिपब्लिकन पक्ष और बहुजन महासंघ ऐसी एक संगठन खड़े करते हुए लोगों तक पहुंचने की एक बात और एक रास्ता निकलना चाहिए। और वही रास्ता हम लोगों ने अपनाया है कि जो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि सही रास्ता है। जो बहुजन नाम से कांशीराम जी ने जो कॉन्सेप्ट उठाई थी, क्या उस कॉन्सेप्ट को जोड़ा गया इसके साथ? ऐसा है कि मेरी राजनीति कांशीराम से पहले की राजनीति है जी, लेकिन बहुजन महासंघ का निर्माण तो बीएसपी के बाद हुआ। वो भी उसी दरमियान का है, उसके पहले का दरमियान का है। 80 में जो हम लोग ने शुरुआत की थी वो सम्यक समाज व्यवस्था के साथ से शुरुआत की थी। सम्यक समाज के आंदोलन के बाद जब राजनीति की बात आई, तब राजनीति में जो नॉन बुद्धिस्ट क्लास में कहूँगा या जो नॉन अम्बेडकराइट क्लास जो था, कि जिसको हम लोग ने फुले शाहूवादी अम्बेडकरवादी बनाया था, या फिर जो पुरोगामी विचारधारा को मानता है, पुरोगामी विचारधारा को मानता है, या मैं ऐसे कहूँ कि जो रूढ़ी को नहीं मानता, परंपरा को नहीं मानता, जो परिवर्तन चाहता है, किसी धर्म को नहीं मानता। अच्छा, ऐसा ये जो परिवर्तन वर्ग है, इस परिवर्तन वर्ग को जोड़ने का एक रास्ता बनाना था। और उसी रास्ते को लेके फिर ये था कि जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये जो बुद्ध का नारा है, उससे डेमोक्रेसी भी बहुजनों की होती है जी। और वही बहुजनों का जो लफ्ज़ है वही उठा के हम लोग ने फिर उसकी शुरुआत की। इसकी सक्सेस के बाद ही बामसेफ और DS4 का रूपांतर जो है वो कांशीराम ने। अभी तो आपने 30-35 साल का वक्त बहुजन महासंघ को खड़ा करने में गुजार दिया है, कितना सक्सेस पाते हैं इसमें? मैं देखिए काफ़ी बड़ा सक्सेस मानता हूँ, क्योंकि जो कोई हमसे आया है और गया भी है, मतलब लोग जुड़े भी और लोग जुड़ने के बाद दूसरे जगह भी गए। उन्होंने जय भीम का नारा स्वीकार भी लिया है और ये विचारधारा भी ली है। अच्छा, कहीं भी वो आज भी चले गए हों तो उनकी यही होता है कि हम बाबा साहब के विचारधारा से जुड़े हुए हैं। ये जो परिवर्तन जो है, सामाजिक परिवर्तन जो है, ये विचारों का जो परिवर्तन है, ये मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा परिवर्तन है। बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन करने के बाद और उसमें से एक है कि
जितने बड़ी मूर्तियाँ थी उसमें से सिर्फ मनुष्य मूर्ति को क्यों ही उठाया। मनुष्य मूर्ति जो है वो एक सामाजिक व्यूह रचना कैसे चलनी चाहिए, कैसे चलानी चाहिए, और उसके साथ साथ जो कोई नहीं चलता है उसको किस प्रकार की सजा दे, उसका एक दौरा और एक विवरण था कि जिसकी बाबा साहब के साथ में लड़ाई थी, और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इसको स्वीकारता नहीं हूँ, मैं इसको मानता भी नहीं हूँ, और इसलिए उन्होंने जला दिया। ये इस देश की व्यवस्था रही है। अब नई व्यवस्था जो है वो बाबा साहब ने महात्मा फुले को अपना गुरु मानते हुए, कबीर को अपना गुरु मानते हुए, एक इंसानी जज्बे के साथ इस व्यवस्था एक नई व्यवस्था और विचारधारा जो है समाज रचाने की, समाज को चलने की और उसको अमल करने की जो बात थी, वो एक नया रास्ता जो बाबा साहब ने यहाँ पर बनाया, वही रास्ते को लेके हम लोग चले हैं। और ये जो सामाजिक बदलाव जो है, विचारों का जो बदलाव है, ये मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा बदलाव है, ये टिकाऊ बदलाव है। ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी, और इसलिए हम लोगों का रास्ता नाइयों का रास्ता है, ये बात सही है। लोग हमसे यही पूछते हैं कि आपको राजनीति में जो है कि यश कितना आया है या सफलता कितनी मिली है। राजनीति जो है वो जोड़ तोड़ की राजनीति है, वोटों की राजनीति इस है। वक्त पहले भी थी और आज भी है। जो सामाजिक बदलाव के तहत कहते हैं कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं, वो मैं ये कहूँगा कि जातियों की जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। वो जब तक चलता है तब तक राजनीति चलती है। आपकी राजनीति जातियों को जोड़ने की नहीं? हमारी राजनीति, हमारी जो है वो जातियों को जोड़ने की नहीं, लेकिन समाज के अंदर बाबा साहब हो, महात्मा फुले हो, शाहू महाराज हो, इनके जो विचार है, इनके विचार का फैलाव करते हुए जो इन फैलावों के साथ जुड़ते हैं उनको हम लोग अपने साथ लेते हैं। उनकी बात मैं करने आया हूँ। तब उन्होंने कहा कि आपकी जो पार्टी है ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है, और आप जो प्रतिनिधि कर रहे हैं वो लेबरों, मजदूरों का ये कर रहे हैं, तो ये मजदूरों के लिए तो है। मतलब जो जातिगत और दलगत मानसिकता से बाहर निकल कर काम करें। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ से अगर कोई गया भी हो तो वो खुलेआम मन से कहता है कि मैं फुले अम्बेडकर वादी हूँ, कि उसकी उसी एक विचारधारा बन चुकी है। ये जो वोटों की और जाति जोड़ों की जो राजनीति है वो एक खतरे की राजनीति मैं मानता हूँ, अम्बेडकरवादी राजनीति नहीं है। क्योंकि 10 और 10 वोट मिलके 33% या 28% या 35% वोट बनते हैं तो इससे हम लोग जीत जाते हैं, और इसलिए हम लोग इकट्ठा आना चाहिए। इसमें कोई विचारधारा नहीं होती, इसमें सिर्फ सत्ता उपभोगने की बात होती है, और सत्ता उपभोगने से कोई सामाजिक बदलाव नहीं आता है। वो सिर्फ जब तक चलती है तब तक आपकी वोट की राजनीति चलती है। जिस दिन ये दिखाई देता है कि उसमें से एक घटक नाराज है और वो चला गया है, तो वो राजनीति फिर तुरंत पुराने रास्ते पर आ जाती है। हर जात अपने अपने खेमे में पहुंच, मतलब इसको सीधा सीधा अवसरवाद कह दिया जाए। ये अवसरवादी राजनीति है। जाति जोड़ों की राजनीति जो है वो अवसरवादी राजनीति है, और उससे कोई सामाजिक बदलाव है ऐसा मैं मानता नहीं। एक बात बताइए कि अभी अभी आपने कहा कि भाई रिपब्लिकन पार्टी के साथ ऐसा हुआ था कि भाई उस विचारधारा में जो लोग, तो एक किसी विशिष्ट जाति के साथ ये पार्टी जुड़ गई थी, और इसके कारण भी शायद ये पतन की ओर चली गई। लेकिन एक थोड़ी सी बात, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया था, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के तहत उन्होंने 13 विधायकों को चुनकर ले आए। वो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की बात कर रहे हो। जो 13 जो चुन के आए थे वो इंडिपेंडेंट लेबर की पार्टी की बात थी जी। मतलब आपको दुरुस्त करना चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी। देखिए उनका शायद मेरे ख्याल से क्रिप्स कमीशन नहीं होता तो वो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कभी बर्खास्त नहीं करते, क्योंकि क्रिप्स कमीशन के सामने जब बाबा साहब की निवेदन देने गए तब उन्होंने कहा कि आप किसको प्रतिनिधि करते हैं। तो
बाबा साहब ने कहा कि यहाँ जो अछूत है, जो दबे कुचले हैं, जो पिछड़े हैं, जो डाउन ट्रोडन्स है, उनकी बात मैं करने आया हूँ। तब उन्होंने कहा कि आपकी जो पार्टी है ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है और आप जो प्रतिनिधि कर रहे हैं वो लेबरों मजदूरों का ये कर रहे हैं, तो ये मजदूरों के लिए तो है नहीं। तो ये लिबरल क्लास नहीं है। ये लेबर क्लास नहीं है और लेबर क्लास के लिए अनेक है। इसलिए हम आपकी बात जो है वो जो अछूत वर्ग है उसके लिए हम कंसिडर नहीं कर पाते हैं। ये मजबूरी बाबा साहब की हुई कि उनको जो कमीशन आया था कि जो भारत को आज़ादी देने की बात आई थी, उस आज़ादी में यहाँ की अछूतों की क्या परिस्थिति होगी, उनके अधिकार क्या होंगे, वो कैसे 1935 में मिले हुए अधिकार को बरकरार रखेंगे, उस परिस्थिति को देखते हुए बाबा साहब को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है वो बर्खास्त करने की नौबत आई और उस वक्त के जो शेड्यूल कास्ट थे, अछूत थे, उस अछूतों का प्रतिनिधि करने के लिए बाबा साहब को दोबारा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो है मतलब दोबारा जो है वो उन समाज को लेते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करने की नौबत आई और जिसका नाम उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन रखा। जैसे ही संविधान आज़ादी हुई, नया संविधान बना, उसका अमल होना शुरुआत हुआ, तो बाबा साहब ने दोबारा इस बात की चर्चा शुरुआत की कि भैया ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो है इसको बर्खास्त करते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी की संकल्पना रखी जाए कि जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी तय किया था, लेकिन उसकी जो रचनात्मक ढांचा जो बाबा साहब बनाना चाह रहे थे, जिसमें उन्होंने उस वक्त पीलू मोदी थे उनको लिखा था, रतन टाटा थे उनको लिखा था, समाजवादी जितने भी ग्रुप्स थे उनके साथ में उनका पत्रव्यवहार हुआ था, मीनू मसानी मैंने जैसे कहा उनके साथ में उनका पत्रव्यवहार हुआ था और वो एक चाहते थे कि एक विरोधी कांग्रेस के खिलाफ एक सशक्त विरोधी दल खड़ा हो और जिसका नाम रिपब्लिकन हो, ऐसा वो चाहते थे। लेकिन क्या उसके लिए कोई रणनीति बनाए थे उन्होंने? हाँ, उन्होंने एक तय किया था कि जो लेटर उन्होंने इन सभी को लिखा था उसमें उन्होंने एक अपनी मनीषा जाहिर की थी और कई लोगों ने उस पर इश्तेहार करते हुए कहा था कि भैया हम इसके लिए तैयार भी है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन उसको स्वरूप देने के पहले ही बाबा साहब बच चुके और इसलिए उसको रूप नहीं दे पाए। उनके जो अनुयायी थे और जिन्होंने इसको रूप दे दिया, वो मेरे ख्याल से उस संकल्प पर चलाने में उन आइडियोलॉजी को, उस आइडियोलॉजी को लेकर आइडियोलॉजी को ना लेते हुए उन्होंने जाति व्यवस्था के नाम से जोड़ते हुए जाते जाते फिर वो एक कम्युनल पार्टी, ए वन कास्ट पार्टी। ये बात तो भारी बहुजन महासंघ के साथ भी जुड़ जाती है। जब कभी भी रिपब्लिकन पार्टी के संगठन की बात आती है, उनके इकट्ठा होने की बात आती है, तो फिर भारी बहुजन महासंघ के पास भी चले आते हैं। अब जो है रिपब्लिकन पार्टी जो है वो मैं ऐसा कहूँ कि बड़ी दुर्भाग्य बात है, लेकिन कड़वी सच्चाई है कि आरपीआई अब जो है वो सिर्फ कमर्शियल के लिए इस्तेमाल की जाती है। हर कोई नेता जो है वो आरपीआई के नाम से बेचना चाहता है और समझौते की राजनीति के अलावा और कोई कुछ करना नहीं चाहता है। थोड़ा सा विरोधाभास लेकिन भारी बहुजन महासंघ के साथ और विशेष रूप से आपके साथ जुड़ जाता है और विरोधाभास ऐसा जुड़ जाता है कि आप कहते तो है कि भाई भारी बहुजन महासंघ ये बाबा साहब की विचारधारा पर काम करता है और आप तो कहते हैं कि अम्बेडकर आंदोलन खत्म हो चुका है, तो इस बात को कैसे जोड़ा जाए? मतलब अम्बेडकरी आंदोलन एक अलग बात है, बाबा साहब की विचारधारा एक अलग बात है। ये जो ठेकेदार जो बैठे हुए हैं अम्बेडकरी विचारधारा के, इनसे आगाह करूँगा कि उनके हद तक बाबा साहब सीमित नहीं है और बाबा साहब उनकी कोई निजी प्रॉपर्टी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक राष्ट्रीय नेता है, एक विचारधारा है और
ये विचारधारा कि ठेकेदार जब बेचने लगते हैं तो उनके हद तक वो ख़त्म हो जाती है। तो इसका संदर्भ इन बातों से जोड़ दिया जाए। मैंने इन बातों से ही जोड़ के कहा है कि भैया ख़त्म हो चुका है, मतलब जितने भी ग्रुप्स हैं और जितने भी संगठन हैं कि जिनकी मूवमेंट वो कहते हैं कि हाँ बाबा साहब से शुरुआत होती है, बाबा साहब से ख़त्म होती है, उनके लिए मैंने आगाह किया था कि भैया ये मूवमेंट आपके लिए ख़त्म हो चुकी है। जो बाबा साहब को मानता है वो आइडियोलॉजिकली मानता है, बाबा साहब मेरे जाति से है इसलिए वो नहीं मानता है, वो बाबा साहब को इसलिए मानता है कि उनका जो रास्ता है वो सही रास्ता है, उनकी जो विचारधारा है इस देश को बचाने की विचारधारा है, और यही व्यक्ति है कि जो इस देश की एक रचनात्मक विचार रखकर इस देश को बाबा साहब को मानने वाले और इस विचारधारा को चलाने वाले कहीं और दूसरे हैं कि जिनको ये मापदंड लगाते हैं। दो तरीके का मापदंड लगाते, एक मापदंड लगाते कि आप जय भीम कहिए, और दूसरा मापदंड लगाते हैं कि भैया आपने बुद्धिज्म स्वीकारा है या नहीं स्वीकारा है। ये जो मापदंड लगाते हैं, ऐसे मापदंड लगाने वालों को मेरा कहना है कि आपके लिए ये अम्बेडकराइट मूवमेंट खत्म हो चुकी है। आप इस मूवमेंट से काफ़ी दूर हो चुके हैं। इसके अलावा एक वर्ग है कि जो बाबा साहब को मानता है, बुद्धिज्म को भी मानता है, और वो दोनों बाबा साहब को यहाँ पर जिंदा रखे इंटेलेक्चुअली और आइडियोलॉजिकली। और इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ इन दो बातों से जुड़ते हुए हम बाबा साहब को जिंदा रखते हैं ऐसा जो कहते हैं, मैं उनसे इतना ही कहूँगा कि ये आइसोलेशन में जब चले जाएगा और बाबा साहब को मानने वाला एक जो वैचारिक धारा, जातिगत लीडर के रूप में बाबा साहब चले जाएंगे। मैं कहता हूँ कि इनके लिए बाबा साहब एक जातिवाद के लीडर है, लेकिन इसका बाहर के परिभाषा में जो दूसरा वर्ग है, इसका एक बड़ा परिवेश है जो बाबा साहब को मानता है, वो आइडियोलॉजिकली मानता है, बाबा साहब मेरे जाति से है इसलिए वो नहीं मानता है, वो बाबा साहब को इसलिए मानता है कि उनका जो रास्ता है वो सही रास्ता है, उनकी जो विचारधारा है इस देश को बचाने की विचारधारा है, और यही व्यक्ति है कि जो इस देश की एक रचनात्मक विचार रखकर इस देश को रचना की है। तो ये जो वर्ग है ये काफ़ी बड़ा वर्ग है, और वो जिस दिन खुलेआम इस आइडियोलॉजी को लेके चल रहा है, ऐसा कहेगा आज जो शांति से लेके चल रहा है, वो जिस दिन खुलेआम ये कहेगा उस दिन मैं कहूँगा कि ये जो जात के नाम से जितने भी कहते हैं कि मैं बाबा साहब की मानता हूँ इसलिए कि वो मेरे जाति के थे और इसलिए ये जो मूवमेंट मेरी तक ही सीमित है, ऐसे लोग वर्गों को मैं कहूँगा कि ये मूवमेंट आपके लिए उस दिन ख़त्म हो जाएगी, आप आइसोलेट हो जाओगे, इससे बाहर निकलना सबसे बड़ी बात है। आपकी बात का संबंध ये अम्बेडकराइट्स मूवमेंट के आइसोलेशन से था। एक और बात जोड़ते हैं, क्या इसी बात का परिणाम है कि इस समय आप मुस्लिम सम्मेलन के साथ जुड़े हैं? और मैं तो देखिए मैं तो इसे पहले जो है वो कई तरीके के इन्होंने जो बंदिश बना के रखी थी, अम्बेडकराइट मूवमेंट वालों ने जो बंदिशें बनाई रखी थी, मेरा वक्त तो ये बंदिशें तोड़ने में जा रहा है, कोई निर्माण करने में जा ही नहीं रहा है। और इसलिए कई सालों से मैं एक्सपेरिमेंट मतलब नई तरीके से इस मूवमेंट को बाहर निकाल, वो घेरे तोड़ने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ बाबा साहब को जो है वो एक्सेप्टेबल करने वाला क्लास जो है उससे और इनकी एक जोड़ बैठाने की बात मेरी चल रही है। तो अभी कहा तो ये जाता है कि भाई मुसलमानों के साथ यदि जोड़ा जाए तो मुस्लिम समुदाय से ऐसी कोई लीडरशिप बाहर नहीं आती कि जो लीडरशिप दलित लीडरशिप के साथ मिलकर काम करे, उसके कंधे के साथ कंधा। देखिए ये तो मैं कहूँगा कि ये तो गलत फहमी है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए मुस्लिम्स मेरे साथ में मेरे 85 के इलेक्शन में भी थे, अच्छा, वहीं से मुझसे जुड़ चुके हैं।
लेकिन ये बात तो सिर्फ अकोला से रही जो। देखिए मेरे का ऐसा है कि सवाल ऐसा है कि आपकी आपकी जो शुरुआत होती है वो कॉन्स्टिट्यूंसी से शुरुआत होती है। जी। अब इसमें ऐसा है कि उसके बाद की जो व्यवस्था बनी है, मैं ऐसा कहूँगा कि अम्बेडकराइट जितने भी है एक तथास्तु के पोजीशन में आ चुके हैं। अच्छा। वो ना खुद खेलते हैं ना दूसरों को खेलने देते हैं। मेरे ख्याल से उस इलेक्शन के बाद में एक मौका मिला था, सिर्फ मुसलमान ही मेरे साथ में उस वक्त नहीं था, लेकिन उस वक्त का जो ओबीसी था वो भी जुड़ चुका है। इस वक्त क्या स्थिति? आज की परिस्थिति ऐसा है कि आप जैसे एक आइडियोलॉजिकली चलना चाहते हो, तो जिन वर्गों ने आइडियोलॉजी पहले स्वीकार ली है उसको आगे आना चाहिए। आज मैं मानता हूं कि ऐसा जो है कि जितने भी अम्बेडकरवादी है उनसे मैं आह्वान करूंगा, बंदिश की जो राजनीति वो करना चाहते हैं उसे वो छोड़ दे। बुद्ध की पहली प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि सब चीजें जो है अनिश्चित है, बदलाव उसमें आते रहता है, और राजनीति भी अनिश्चित है, इसमें बदलाव आना चाहिए, आने देना चाहिए और उसे रोकना नहीं चाहिए। अम्बेडकरवादी जिस दिन इस शिक्षा का अध्ययन करके हुए चलना सीखेगा, मैं समझता हूं कि उसका आइसोलेशन जो है वो खत्म हो जाएगा और वो मुख्य धारा का हिस्सा बन जाएगा। और वो खुद मुख्य धारा बनेगा यहाँ। वो खुद मुख्य धारा बन जाएगा। क्योंकि ऐसा है कि देखिए कि मनुष्य मूर्ति का दहन का इसका मतलब यह है कि बाबा साहब ने एक सामाजिक व्यवस्था खत्म नहीं कर दी और एक नई व्यवस्था भी दे दी। नई व्यवस्था जो है वो बुद्ध की व्यवस्था है, जो मानवता की व्यवस्था है। अभी अब ये जो मानवता की जो व्यवस्था है, इस मानव की व्यवस्था का प्रचार और प्रसार करना जरूरी है। इंसानियत की नाते प्रचार और प्रसार करना जरूरी है, और उसको हम लोग जितने जल्दी प्रसार करते रहेंगे उतने जल्दी उसको स्वीकृति हो जाएगी और एक नई रचना की व्यवस्था होगी। आज का जो सम्मेलन है वो कोई मुस्लिम सम्मेलन नहीं है। ये महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फ्रंट जो 23 संगठन का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये 23 संगठन के ऑर्गेनाइजेशन की रैली है। राजेंद्र सच्चर मेरे ख्याल से कई कम लोगों को जानते होंगे कि सच्चर आयोग के जो अध्यक्ष हैं, आयोग है, वो हाई कोर्ट के जज बनने के पहले फुल टाइमर समाजवादी थे, समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, और जब उनको देखा कि यहाँ पर अब समाजवादी विचारधारा ही टूटते थी तो वो जज बन गए। उसके बाद में उनका सामाजिक योगदान देखते हुए सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग का उनको अध्यक्ष बनाया, और जिसकी सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट है। वो आज जो मंच पे आ रहे हैं उसकी वजह यह है कि सोशलिस्ट पार्टी जो है वो 23 संगठन का एक फ्रंट है। अच्छा, उस 23 संगठनों में वो एक सोशलिस्ट फ्रंट भी है। अच्छा। और बहुजन समाज पार्टी हम लोग एक कम्युनल पार्टी मानते हैं, तो वो इस फ्रंट का हिस्सा नहीं बन सकती। वो सभी सोशलिस्ट जितने भी है उनकी एक लखनऊ में मीटिंग हुई थी, और उस लखनऊ के मीटिंग में उनका ये हुआ था कि जहाँ जहाँ एक जितने भी ऑपोजिशन पार्टियां हैं इकट्ठा आती है तो उसमें हम लोग ने शरीफ होना चाहिए, जाना चाहिए। और उसकी वजह से सोशलिस्ट पार्टी की ओर से नागपुर के सम्मेलन जब तय हुआ कि नागपुर में सम्मेलन लेना है, तब उन्होंने ये कहा कि सच्चर साहब इस कमीशन राजेंद्र सच्चर जी इस MDF की मीटिंग को संबोधित करेंगे, और इसलिए उनको बुला के आज उनका संबोधित हो रहा है। ये जो 23 संगठन जो आपके अलायंस में है, तो इसमें पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल सभी संगठन, पॉलिटिकल संगठन भी है, नॉन पॉलिटिकल संगठन भी है। पॉलिटिकल कौन से संगठन है इसमें? पॉलिटिकल संगठन में इसमें लाल निशान के 2 ग्रुप्स है। अच्छा। उसके बाद में फिर CPI ML के जो 3 ग्रुप्स है वो भी है। उसके साथ में फिर जनता दल का जो एक ग्रुप है वो भी है। सत्यशोधक समाज जो राजनीतिक पार्टियां वो भी है। ऐसे मिला के करीब करीब ये 23 संगठन है जो अपने अपने इलाके में
काम करते हैं और अपने अपने इलाके में जिनकी वजूद है उनको ही लेके हम लोग ने यहाँ पे संगठन खड़ा किया है। ये सिर्फ महाराष्ट्र पर आप सोचते हैं या पूरे देश हम में? लोग महाराष्ट्र, ये सीमित है महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो नाम से ही मेरे ख्याल से महाराष्ट्र तक ही सीमित है। तो इसको महाराष्ट्र में आपने सीमित किया, तो महाराष्ट्र में बीएसपी को ही आप इससे जोड़ रहे हैं? कौन बीएसपी? ये जो बहुजन समाज पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी हम लोग एक कम्युनल पार्टी मानते हैं, तो वो इस फ्रंट का हिस्सा नहीं। फ्रंट का हिस्सा नहीं बन सकती हमारे यहाँ। तो ये फ्रंट यूपीए एनडीए से अलग रहेगा? जरूर, यूपीए एनडीए से जरूर रहेगा। और कभी अगर ऐसी संभावना बने कि भाई एनडीए कभी कहें या यूपीए कभी कहे कि भाई हमारे साथ देखिए, एनडीए के साथ जाने का मौका मेरे ख्याल से बहुत पहले था। ऐसा है कि जहाँ जिस एनडीए में बीजेपी है और कम्युनल पार्टीज है, कांग्रेस के साथ में हम लोग का झगड़ा भी हुआ या दोनों के साथ में झगड़ा हुआ। कांग्रेस के साथ में बैठ के हम लोग समझौता तो कर सकते हैं, लेकिन एनडीए के साथ में बैठ के हम लोग कभी समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। वो धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, खुलेआम से धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। जो बाबा साहब की विचारधारा लेके चलते हैं वो इससे कभी सहमत नहीं हो सकता है, क्योंकि 25 नवंबर 1950 में जो आखिरी भाषण बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में दिया था, उस पर उन्होंने चेतावनी दी थी कि जिस दिन राजनीति का आधार धर्म और जात होगी, इस देश के बंटवारा हो जाएगा। तो मैं नहीं मानता कि कोई भी अम्बेडकरवादी अपने आप को कहे, जात के नाम से अम्बेडकरवादी कहे, वो अलग बात है, लेकिन विचारों से अम्बेडकरवादी है, वो कभी भी बीजेपी के साथ में जा नहीं सकता, कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जा नहीं सकता, क्योंकि बाबा साहब ने। तो क्या आप कांग्रेस को नॉन कम्युनल मानते हैं? मैं कांग्रेस को नॉन कम्युनल मानता हूँ। किस लहजे में? क्योंकि कांग्रेस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनल राजनीति जो है करने में हिचकती नहीं, और दूसरी तरफ रिलीजियस राजनीति करने में भी हिचकती नहीं। मतलब जिस तरह से आप ढोल बजाना चाहो उस तरह से आप कांग्रेस अपनी ढोल बजाने देती है। कोई आइडियोलॉजी टिकाऊ उनकी नहीं है, इसलिए सत्ता और धर्म इसकी जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वहाँ तक कांग्रेस सीमित है कि वो जोड़ने की बात नहीं कहती। बीजेपी जो है वो सत्ता और धर्म की राजनीति जोड़ने की बात कहती है, इसलिए हम लोग कांग्रेस को जो है वो अभी तक नॉन कम्युनल समझते हैं। तो ये संभावना बनती है कि भविष्य में कभी अगर महाराष्ट्र लोकशाही आघाड़ी जो है ये अगर किसी पोजीशन पे पहुंचती है, तो देखिए, राजनीति में दो तरह के अलायंस होते हैं, एक तो प्री पोल अलायंस होते हैं, एक तो पोस्ट पोल अलायंस होते हैं। देखिए, पोस्ट पोल अलायंस में कोई भी संभव हो सकता है, क्योंकि आपको उस वक्त एक तो दो होता है, एक तो आप इतनी आपकी मतभेद हो कि जहाँ आप इकट्ठा नहीं बैठ सकते हो, तो इलेक्शन की संभावना है। दूसरी बात यह है कि पोस्ट पोल इलेक्शन में आपकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, लेकिन एक समझौते की राजनीति वहाँ पर बन सकती है कि 5 साल के लिए हम इसके दायरे के बाहर नहीं जाते, तो एक समझौते की राजनीति वहाँ पर हो सकती है। तो इस राजनीति पर मेरे ख्याल से पोस्ट पोल राजनीति क्या होगी इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं मानता हूँ मैं। लेकिन जहाँ तक रहा प्री पोल अलायंस जो है, वो प्री पोल अलायंस मेरे ख्याल से एमडीएफ स्थापित करने से ही लोगों ने सोचना चाहिए कि क्या है क्या नहीं। विदर्भ पर कैसा सोचते हैं आप? क्योंकि विदर्भ का आंदोलन वैसा आंदोलन बन नहीं पाया जैसा आंदोलन तेलंगाना का बना। देखिए, यहाँ बनेगा भी नहीं। मतलब विदर्भ जो जितने भी जिले हैं उसका एक भी जिला ऐसा मैं नहीं देखता हूँ कि जो अशांत जिला है सदियों से। सभी संतुष्ट है। मतलब यहाँ बारिश भी जो है वो मिनिमम बारिश आती है। मतलब यहाँ के लोगों को किसी प्रकार की अपनी आयु में जूझना पड़ा है ऐसा मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। तेलंगाना लो या वेस्टर्न महाराष्ट्र ले लो या मराठवाड़ा ले लो, इनकी आयु में जूझना ही है या जूझते रहते हैं। विदर्भ एक ऐसा प्रदेश है, मैं समझता हूँ कि 1000 साल तक मैंने कहा कहीं तलवार अपनी म्यानों से निकली ही नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ये विदर्भ तो इसका तो देखिए नहीं, विदर्भ हो पाएगा, ये वोट के राजनीति से होगा। ये जैसे तेलंगाना जो है वो जन आंदोलन से हुआ, लोगों की बगावत से हुआ, रास्ते पर उतरने से हुआ।
विदर्भ का जो है ये मैं समझता हूँ कि वोट के राजनीति से होगा। इस तेलंगाना की घोषणा के बाद मेरे ख्याल से जो विदर्भवादी है ऐसे खुलेआम राजनीतिक पार्टियां खेलते हैं, वो उनका असली चेहरा लोगों के सामने आ चुका है। या नितिन गडकरी हो, विदर्भ के नितिन गडकरी हो, कांग्रेस बीजेपी के प्रेसिडेंट बन भी गए, हटा भी गए वहाँ पर, या देवेंद्र फडणवीस हो जिनको चेहरा दिखाने की कोशिश की जा रही है, दोनों को बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप ने कहा कि इसके बारे में आपको बातचीत करनी नहीं है, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे और ना इसको हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो गडकरी का चेहरा है या देवेंद्र फडणवीस का चेहरा जो है वो अब काला पड़ चुका है। विदर्भ का आंदोलन इन दोनों व्यक्ति तक सीमित है। जहाँ तक बीजेपी पार्टी का सवाल है, बीजेपी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वो अलग विदर्भ के खिलाफ है। उसी तरह कांग्रेस का जो है मुख्यमंत्री ने सीधा कह दिया है कि हम विदर्भ अलग नहीं कर सकते। मैं सिविलाइज नहीं कहूँगा, अंग्रेज की इकोनॉमिस्ट है। इसलिए शरद पवार की जो देहाती इकोनॉमी है वो मनमोहन सिंह समझ नहीं पा रहे। इसलिए तो अब मेरे ख्याल से विदर्भ के आंदोलन से जुड़े हुए जो है उनसे इस इलेक्शन में राजनीतिक तौर से ये कहना है कि हम विदर्भवादी हैं। अब वोटों के माध्यम से लोगों ने अपना मत जाहिर करना चाहिए कि हम वोट उसी दल को देंगे कि जो विदर्भ के आंदोलन में सक्रिय है और विदर्भ के आंदोलन करने के लिए ताकतवर है। तो महाराष्ट्र लोकशाही आघाड़ी की क्या भूमिका रहेगी? हम लोग छोटे राज्य के हैं, विदर्भ के राज्य के हैं, और इसलिए आज ही हम लोग शाम की मीटिंग में ऐलान करने वाले हैं कि हम विदर्भवादी है। इसलिए ये जो इलेक्शन है एमडीएफ का जो घटक पक्ष यहाँ की जो है वो अलग विदर्भ के राज्य की बात करेंगे। मतलब विदर्भ का मुद्दा इस बार चुनाव का मुद्दा बनेगा? हम चुनाव का मुद्दा बनाएंगे और लोगों से कहेंगे कि बीजेपी आपके पास ऑप्शन नहीं है, कांग्रेस आपके पास ऑप्शन नहीं है, अब विदर्भ बनाना है तो हमारे सिवा और कोई रास्ता है नहीं। अभी लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, सब तरफ अपनी अपनी तैयारियां शुरू हो गई हैं और देश की स्थिति ऐसी है कि देश महंगाई से जूझ रहा है, रुपया बार बार गिरता चला जा रहा है और आपका व्यक्तिगत चिंतन रहा है इकोनॉमी पर। आप कैसा मानते हैं कि इन सारी स्थिति से कैसे उभरा जा सकता है इस देश को? यहाँ दो इकोनॉमिस्ट बैठे हैं ऐसा मैं मानता हूँ। एक मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट है और दूसरा जो है वो शरद पवार इकोनॉमिस्ट है। शरद पवार जो है वो देहाती इकोनॉमिस्ट है और मनमोहन सिंह जो है वो अंग्रेज की इकोनॉमिस्ट है। मतलब उसको सिविलाइज्ड कहें? मैं सिविलाइज्ड नहीं कहूँगा, अंग्रेज की इकोनॉमिस्ट है। इसलिए शरद पवार की जो देहाती इकोनॉमी है वो मनमोहन सिंह समझ नहीं पा रहे। इसलिए जिस दिन मनमोहन सिंह ये शरद पवार की देहाती इकोनॉमिक्स को समझ पाएंगे उस दिन मैं समझता हूँ कि प्राइस कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा रास्ता ये है कि जो मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी दोनों के पास उतनी ताकत नहीं है कि वो शरद पवार को मंत्रिमंडल से हटा दें, तो यहाँ जो महंगाई है वो अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि मैनिपुलेटर जब मंत्री रहता है और यहाँ की महंगाई जो है वो मंत्री की हैसियत से शरद पवार अपना वक्तव्य कहते हैं कि अब प्याज महंगा होगा तो प्याज मार्केट से गायब होता है। तो ये देहाती इकोनॉमी जो है वो मेरे ख्याल से सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को समझ नहीं आ रही है कि और यहाँ पर सारी महंगाई का नींव छुपी है ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, भारी बहुजन महासंघ इस बार विदर्भ के मुद्दे के साथ तो जाएगा चुनाव में, और कौन से मुद्दे होंगे जो चुनाव के साथ निकलेंगे भारी बहुजन महासंघ के, जो कि महाराष्ट्र लोकशाही आघाड़ी के साथ रहेंगे? इसको जो है वो 14 कलमी कार्यक्रम जायज कर चुके हैं, उसके साथ में हम लोग जाएंगे। ये कलमे आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? हमारे दर्शक सुन रहे हैं इस वक्त।
देखिए हम लोग ये पानी का मसला है। दूसरी बार ये जो शहर है जो है मतलब ग्रामीण भाग का जो है वो पानी का मसला है। इस बार पानी बारिश अच्छी हुई इसलिए हम समझते हैं कि 2 साल के लिए सरकार को मोहलत मिली है। लेकिन अगर 2 साल के बाद भी ऐसी बारिश नहीं हुई तो वाटर टेबल दोबारा नीचे चले जाएगा। इसलिए ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की ज़रूरत हम लोग मानते हैं। दूसरा है जिस तरह से शहरों की आबादी बढ़ रही है और शहर की आबादी बढ़ने से पीने के पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। इसलिए शहर की जो पानी को लेते हुए कितनी उपलब्धियां हैं उसकी संख्या सरकार ने वहाँ पर कॉरपोरेशन डिक्लेयर करते समय उसको डिसाइड करेंगे तो शायद ग्रामीण भाग की पानी की समस्या और शहरों की पानी की समस्या का एक कोई मसला निकलेगा। दूसरा जो है आईटी का सेक्टर जो है वो एम्प्लॉयमेंट अभी तक दे रहा था, लेकिन अब जो है आईटी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पाएगा क्योंकि उसकी बढ़ोतरी बंद हो चुकी है। इसलिए एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ाना है तो सर्विस सेक्टर का ही एम्प्लॉयमेंट बनाना होगा या एग्रो इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देते हुए आपको यहाँ पर रोजगारी बढ़ानी होगी। तीसरा जो है यहाँ पर जो है जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन चला हुआ है, करप्शन जो चला हुआ है, अगर हर कोई चाहता है कि करप्शन यहाँ पर रुके तो एक बात यहाँ पर होनी सबसे ज़रूरी बात है कि किसी भी अधिकारी के पास 7 दिन के ऊपर अगर फाइल ना रहे तो शायद मेरे ख्याल से यहाँ का करप्शन बंद होगा। और जो 7 दिन के ऊपर अगर फाइल लगता है तो उसको हर दिन 5,000 रुपया जुर्माना अगर दंडित होता है वो तो किसी अधिकारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो फाइल उसकी क्लियर होगी तो क्लियर होगी, नहीं क्लियर होगी तो नहीं क्लियर होगी, उसका फैसला उसको मिल जाएगा। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेके हम लोग चले हैं। तो चुनाव में तो आप एक अच्छे मैनिफेस्टो के साथ चले हैं आप, लेकिन मुझे ये बताइए कि पिछले 30 सालों में ऐसा कोई खास रिस्पांस आपको रहा नहीं और अकोला से बाहर ये चीज़ निकल नहीं पाई, तो क्या उम्मीद कैसे करते हैं आप कि इसको बढ़ाएंगे कैसे? कभी भी स्टेट की राजनीति की बात नहीं जी, सत्ता हासिल करने की बात, क्या उसको कंट्रोल की बात करते हैं? कंट्रोल की बात भी उस वक्त नहीं कह रहे थे क्योंकि सत्ता ऐसा है कि दलितों का विकास, आदिवासियों का विकास, ओबीसी का विकास अगर आपको साधन करना है तो आपको सत्ता में बैठे हुए इंसानियत को मानने वाले लोग अगर रहे तो आपकी मूवमेंट आगे बढ़ सकती है। मैं समझता हूँ कि जो कोई सत्ता में बैठा था वो इंसानियत जानने वाला था, इंसानियत को मानने वाला था और इसलिए सत्ता हम लोग ही काबिज करे और परिवर्तन लाए ऐसी कोई नौबत नहीं थी। लेकिन अब जो सत्ता में बैठा हुआ है वो इंसानियत मानता भी नहीं और जानता भी नहीं है। ये सब बिल्डरों की लॉबी है, कॉन्ट्रैक्टर्स की लॉबी है जो लुटेरे बैठे हुए हैं। और इसलिए पहली बार हम लोग अब ये कह रहे हैं कि सत्ता में जब तक हम लोग आते नहीं तब तक ये पुरानी व्यवस्था जो है, इंसानियत की जो व्यवस्था है, इसको दोबारा हम लोग ला नहीं सकते। ये मेरे ख्याल से पहला इलेक्शन होगा जहाँ पर हम लोग सत्ता की बात कर रहे हैं। क्या बात है भाई। मित्रों, ये जो बातचीत चल रही थी एडवोकेट प्रकाश और बाला साहब अम्बेडकर जी के साथ, जो एक अच्छे मैनिफेस्टो के साथ निकले हैं कि इंसानियत की बात जब तक नहीं आएगी, जब तक सत्ता हमारे हाथ में नहीं आएगी। और एक अच्छी उम्मीद के साथ इस समय बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के पोते एडवोकेट प्रकाश जी इस समय निकले हैं सत्ता को हस्तगत करने, उसको हासिल करने। इनके इस अच्छे सफ़र के लिए हम लोग अपनी सदिच्छाएं देते हैं और राजनीति में तो यहाँ रुकते हैं, लेकिन राजनीति में आप बने रहिएगा हमारे साथ। बाला साहब, आप हमारे साथ आए, हमसे पूरी बातचीत की, आपका बहुत धन्यवाद। मित्रों, बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।